हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में और समझेंगे कि लोकसभा किसे कहते हैं, एक सांसद को कैसे चुना जाता है, उनकी योग्यता क्या होती है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा में। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक संसद होती है। अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि एक संसद होगी और उस संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सेवेंटी नाइन में भारतीय संसद के 79 में कहा गया है कि एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति होंगे, जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को 80 अनुच्छेद और 81 में लोकसभा है। तो हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान के संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा को बहुत से नाम से जाना जाता है। जैसे इसको निम्न सदन या तो निचली सदन, जैसे राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, उस तरह से लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन के नाम से जानी जाती है और ये अस्थायी सदन के नाम से जानी जाती है। लोकसभा को जनता का भी सदन कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोगों का प्रिय है ये सदन, लोकप्रिय सदन, क्योंकि इसका चुनाव में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी कह सकते हैं। तो लोकसभा को हम लोग कौन कौन नाम से जाने, इसको निचली सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं। तो हमने सीखा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में एक संसद होगा जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। लोकसभा को बहुत से नाम से जाना जाता है, जिसको निचली सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन और लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब हम समझेंगे इसमें कि इसकी सीटों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में समझेंगे सीटों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में 550 प्लस 2, 550 प्लस 2 552, ये अधिकतम सीट हो सकती है। 550 प्लस 2 ये अधिकतम सीट हो सकती है, इससे ज्यादा लोकसभा में सीटें नहीं हो सकती। और 550 2 जो होती हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब वैसे ब्रिटेन वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। जब भारत में रेलवे का काम चल रहा था तो बहुत सारे लोग यूरोप से आए और यहाँ उन्होंने शादी करके यहीं बस गए, तो वो लोग अब एंग्लो इंडियन हो गए। तो उनको लोकसभा में 2 सीटें मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो 550, जिसमें 550 में आपको 530 राज्य से होते हैं तथा 20 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं।
550 530 राज्य से होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। इस तरह से 552 मैक्सिमम सीटें होती हैं लोकसभा में। लेकिन क्या वर्तमान में यही कंडीशन है लोकसभा में? तो नहीं, हम बताएंगे कि आगे वर्तमान में अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें हैं ये 530 तो राज्य से है, राज्य से हैं तेरह केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 2 एंग्लो इंडियन हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वैसे ब्रिटिश जो अब भारतीय हो चुके हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो राज्य से जाते हैं 530 सीट, केंद्र शासित प्रदेश से 13, क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण 7 सीट वैकेंट रह जाती है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश से 13 सीट जाती है और 2 जाती है एंग्लो इंडियन से। तो इस तरह लोकसभा में 545 सीटें अभी हैं। मैक्सिमम 552 और 545 अभी कार्य कर रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कैसे चुनाव किया जाता है। हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब ये है कि इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है और अपना मतदान करती है और प्रतिनिधित्व को चुनती है। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा, सार्वभौम मत। इसमें सार्वभौम मताधिकार होता है। कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म ये सब पे उनको भेद नहीं किया जाएगा। जो भी 18 प्लस हो गए हैं वो मतदान कर सकते हैं और वो भारत के संविधान में मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो सार्वभौम मताधिकार प्रोसेस होता है लोकसभा के प्रतिनिधि को चुनने के लिए, और प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। तो दोस्तों अब हमने देखा कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो 552 मैक्सिमम होती है, जिसमें 530 केंद्र राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन वर्तमान में है अभी जो कंडीशन है उसमें 545 सीटें हैं, जिसमें 530 आपको राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 एंग्लो इंडियन से। इसके बाद हमने देखा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनती है, और सार्वभौम मताधिकार से। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए, एक सांसद बनने के लिए भारत के संविधान में क्या क्या योग्यता रखी गई है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरा कंडीशन है कि उसने 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो या कर चुकी हो। तीसरा है किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद पे ना हो कहने का मतलब है कि वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब नहीं होना चाहिए भारत के लोकसभा में सांसद बनने के लिए। चौथा है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होने कहने का मतलब है कि उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से अगर वो दिव्यांग भी है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ मानसिक रूप से उनको स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप मैटर नहीं करता। तो भारत लोकसभा के सदस्य की योग्यता में हमने क्या क्या देखा, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और लोकसभा के सदस्य का जो राष्ट्र, ये तीन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा सदस्य की क्या क्या योग्यता हो, तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब हम आगे देखेंगे कि उनका कार्यकाल क्या होता है, एक लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। लोकसभा का कार्यकाल देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो जनरली जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। जनरली जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब सरकार गिर जाती है, जब बहुमत गिर जाती है, तो उससे भी पहले विघटन इसका हो सकता है। तो जनरली कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उससे पहले सरकार को बहुमत गिर जाती है तो विघटन हो सकता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री से सलाह लेके लोकसभा को विघटन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85 में ये अनुच्छेद 85 में भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री से सलाह लेके लोकसभा को विघटन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो जनरली होता है, लेकिन क्या होता है कि वो अगर बहुमत सरकार खो देती है तो उससे पहले भी विघटित हो सकती है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री की सलाह पे वो विघटित कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के द्वारा। अब हम लोकसभा के बारे में कुछ अन्य पॉइंट जानेंगे, जैसे क्या होता है कि जब आपातकाल देश में लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में आपातकाल लगता है। और आपातकाल 3 तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। तो हम जानेंगे कि जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल जब आपातकाल लगता है तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
बार में अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जब लगता है देश में, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, वो अधिकतम होगा। और कुछ और भी हम लोकसभा के पॉइंट के बारे में देखेंगे। जब भारत में 42वां संविधान संशोधन हो रहा था, इंदिरा गांधी के सरकार में जब आपातकाल देश में लागू हुआ था, तो उस समय 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संविधान में संशोधन किए थे, और उसमें उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 42वें संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। पुनः 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन में 1978 में जब भारत में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो पुनः उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया। तो हमने क्या देखा कि हमने जब देखा कि 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष हो गया था। पुनः मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 में उन्हें 5 वर्ष का कर दिया। तो हमने ये सब लोकसभा के बारे में देखा। अब हम कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं लोकसभा के बारे में। अब हम लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 93 से 97 में, अनुच्छेद 93 से 97 में कहा गया है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, जिनका चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के जिनका चुनाव जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और हम ये देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष को क्या क्या शक्ति दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं, तो उस कंडीशन में लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। अगर ये दोनों एब्सेंट रहते हैं, तो वैसे कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य में ही किसी एक का चयन करके उनको अध्यक्ष बनाती है, जब तक ये दोनों उपस्थित ना हो जाए। तो उनका चुनाव हमने कैसे देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या क्या शक्ति दी गई है। मेनली लोकसभा के अध्यक्ष का कामकाज होता है कि लोकसभा को अच्छे ढंग से संचालन करना, उन डिसिप्लिन बना के रखना, कौन सदस्य कितना देर भाषण देगा, कौन सदस्य को क्या टाइमिंग है, किनको कब बोलना है, ये सभी काम लोकसभा अध्यक्ष की होती है। और लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति दी गई है भारतीय संविधान में। पहला शक्ति में ये दिया गया है धन विधेयक। आर्टिकल 110 भारत के संविधान में अनुच्छेद 110 में ये कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत के संविधान में आर्टिकल 110 में ये राइट दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष को कि वो चेक करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दूसरी शक्ति ये है
आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का कहने का मतलब ये है कि जब दो सदन में किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अध्यक्ष की क्या क्या शक्ति होती है। तो धन विधेय, कोई विधेय धन विधेय है या नहीं, इसको प्रमाण कौन करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इनका तीसरा शक्ति यह है, इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब किसी बिल को लेकर जब सब सदन में जब मत दिया जाता है, वैसे कंडीशन में अगर मत टाई रह जाती है तो इनको निर्णायक मत देने का अधिकार आर्टिकल 100 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। तो हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या क्या देखा, तो इनको लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्ति होती है। तो ये धन विधेय को प्रमाणित कर सकते हैं कि धन विधेय है या नहीं है, और ये अनुच्छेद 110 में कहा गया है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आर्टिकल 108 में ये कर सकते हैं, और निर्णायक मत आर्टिकल 100 में ये निर्णायक मत देने की इनको शक्ति प्रदान की गई है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर त्यागपत्र कैसे देते हैं। ये त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर त्यागपत्र देना है तो वो एक दूसरे को त्यागपत्र देंगे। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, उसी तरह अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अगर इनको किसी कारण हटाना पड़े, अगर हटाने के समय अगर इनको किसी प्रकार लोकसभा पद से अध्यक्ष से हटाया जाए तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इन्हें प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। इनको अगर हटाने का होगा तो लोकसभा के सदस्य जो होंगे, जितने मेंबर होंगे, वो एक प्रस्ताव पारित करके इनको हटा सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने देखा कि अगर त्यागपत्र देना चाहें तो एक दूसरे को दे सकते हैं, और हटाने समय ये है कि लोकसभा के सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे लोकसभा में कुछ आरक्षण दिया गया है। राज्यसभा में तो नहीं, सिर्फ लोकसभा में कुछ आरक्षण दिया गया है। उस आरक्षण के बारे में हम समझेंगे। आर्टिकल 330 में कहा गया है कि भारत के संविधान में 84 जो सीटें होंगी वो अनुसूचित जाति के लिए होंगी, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें होंगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें होंगी। ये आरक्षित है सीटें। अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें होंगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें होंगी। और आर्टिकल 331 जिसमें हमने 2 एंग्लो इंडियन देखा था, तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो हमने क्या देखा, और एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, तो वैसे ब्रिटिश
जो अब भारतीय हो चुके हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें और आर्टिकल 331 में 2 एंग्लो इंडियन हम देखेंगे। अब हम लोकसभा में कुछ विशेष देखते हैं, जो हमारे लोकसभा में कुछ विशेष दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। अब लोकसभा में विशेष ये कहा गया है जो मंत्री परिषद होंगे लोकसभा में विशेष ये है कि जो मंत्री परिषद होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, न कि राज्यसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति इसलिए उत्तरदायी होंगे क्योंकि जो लोकसभा में जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है, जिससे मंत्री परिषद डायरेक्ट जनता से जुड़े रहे। इसलिए लोकसभा के जो मंत्री परिषद होंगे हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, न कि राज्यसभा के प्रति। दूसरा है, पहला हमने क्या देखा कि मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अविश्वास प्रस्ताव